हेलो स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण। अब हम क्या करते हैं बच्चों? आइसोमेरिज्म के चैप्टर के अंदर जो अपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले अपन ने जो हार्ड पार्ट था, इम्पोर्टेंट पार्ट था, वो पहले कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो मिक्स ही आते हैं। स्ट्रक्चरल भी आ जाता है और उसमें स्टीरियो वाले भी आते हैं, है ना? तो देखो, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? यहाँ पर हमने देखो ऑप्टिकल में क्या पढ़ा था कि एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम रहती है। यहाँ पर एटम टू एटम कनेक्टिविटी डिफरेंट रहती है। तो इसमें पंच लाइन क्या है? एटम टू एटम कनेक्टिविटी शुड बी डिफरेंट। यहाँ पर एटम टू एटम कनेक्टिविटी क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। वहां सेम रहती थी, यहाँ डिफरेंट रहेगी। तो ये बात हमें थोड़ी ध्यान में रखनी है। सबसे पहले बच्चों, इसमें अपन पढ़ते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है। देखो, चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? जो हमारे पास जो पेरेंट चेन हो या जो ब्रांच चेन हो, यदि उसमें अपन फेरबदल करेंगे तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को अपन चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो थोड़ा देखो किस तरीके से। जैसे मुझे कहा जाए एन ब्यूटेन बनाओ, तो मैं कैसे बनाऊंगा? एन ब्यूटेन, CH2 CH3, इस तरीके से बना देंगे एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन का मतलब क्या हो गया? हमारे जो सारे कार्बन है वो एक स्ट्रेट चेन में रखना है, तो हमारे पास एन ब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है। अब इसी को कहा जाए कि नहीं नहीं, आप है ना आइसोब्यूटेन बनाओ, इसको आइसोब्यूटेन बना दो। आइसोब्यूटेन आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे, है ना? इसको क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटेन, इस तरीके से बोलेंगे। तो देखो, यहाँ पर हमारी जो पेरेंट चेन है, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी जो पेरेंट चेन है वो कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की पेरेंट चेन है। ठीक है। लेकिन इसमें देखें तो इसमें हमारे पास ये चेन तो ये हो गई। ये अब कैसे ब्रांच, ये कैसे कंसिडर करेंगे अब? ब्रांच की तरह। ठीक है। तो पेरेंट चेन तो ये हो गई। तो हमारी जो पेरेंट चेन है वो हमारे पास अब 3 कार्बन की है। याद करो इसकी आईपीसी नेमिंग कैसे करते थे? सबसे पहले इसमें नंबरिंग करेंगे अपन, 1 2 3, 1 2 और ये 3। तो हमें पता है टू पोजीशन पे हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है। देखो, जब भी सी एच थ्री किसी का ब्रांच की तरह काम कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, तो उसको नाम दिया जाएगा मैथ प्लस वाई एल। तो इसे बोला जाएगा मिथाइल। जैसे अपने पास ये हो CH3, सॉरी, ये इस तरीके से हो CH2 CH3, ये हो, तो इसे बोलेंगे इथाइल, H प्लस वाई एल। जैसे प्रोपाइल हो, 3 कार्बन हो, तो इसे क्या बोल देंगे? प्रोपाइल। ठीक है। हो गया मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। डन। तो देखो, इसको नाम कैसे बोलेंगे अपन? इसको बोला जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और
मैथ प्रोपेन, इस तरीके से। ठीक है। तो हम देख सकते हैं हमारी जो पेरेंट चेन है, हमारी जो पेरेंट चेन है, अभी यहाँ पे कौन सी है? प्रोपेन है। यहाँ पर पेरेंट चेन कौन सी है? ब्यूटेन है। तो यहाँ पर अपनी पेरेंट चेन चेंज हो चुकी है। लेकिन देखो जरा, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला दोनों में सेम है, C4H10। इसमें भी C4H10। तो केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों के अंदर जो पेरेंट चेन है वो अलग अलग कार्बन की है। ब्यूटेन में 4 कार्बन की पेरेंट चेन है, और यहाँ पर 3 कार्बन की पेरेंट चेन है। तो ये एक दूसरे के कैसे आइसोमर्स हो गए? चेन आइसोमर्स हो गए। बोथ हैव चेन आइसोमर्स। ठीक है। तो इस तरीके से अपने चेन आइसोमर्स हो जाएगा, जिसमें पेरेंट चेन ही चेंज हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो, नेक्स्ट में मैं ऐसा करता हूँ, आइसोपेंटेन लेता हूँ। आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन को किस तरीके से दिखाते हैं? इस तरीके से। आइसो का मतलब हो गया जो सेकंड कार्बन है उस पे आपकी मिथाइल ब्रांच होगी, CH2 CH3, इस तरीके से। ठीक है। एक एक बनाते हैं अपन नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन का मतलब क्या हो गया? इस तरीके से, CH3, सॉरी, CH3 कार्बन, CH3, CH3 और ये CH3। ठीक है। तो देखो, दोनों में अंतर क्या है? केमिकल फॉर्मूला दोनों में सेम है। कितने कार्बन है इसमें पास? 5 कार्बन है, और हाइड्रोजन 12 है। इसमें भी केमिकल फॉर्मूला सेम है, C5H12। ठीक है। लेकिन देखो, इसमें पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? ये से पेरेंट चेन बोलेंगे, और ये ब्रांच है अपने पास जो मिथाइल पे है। इसमें पेरेंट चेन ये है, स्ट्रेट चेन होनी चाहिए, कंटिन्यूस चेन होनी चाहिए ना। तो हमारे पास ये चेन के अंदर 3 कार्बन। तो हमारे पास ये जो पेरेंट चेन है, इसके पास 3 कार्बन। और यहाँ पर जो पेरेंट चेन थी, 4 कार्बन है ना। तो इसका आईपीएसी नाम क्या लिखेंगे अपन? देखो जरा, आईपीएसी नेमिंग क्या लिखेंगे? इसको बोलेंगे अपन 2 मिथाइल मैथ प्रोप ब्यूटेन। ठीक है। इसका नाम अपन क्या लिखेंगे? 2 2 डाई मिथाइल। देखो ऐसे, यहाँ पे जब अपन नंबरिंग करते हैं ना, 1 2 3, तो दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप कहाँ पे है? 2 पे। और दो ग्रुप है, दो सिमिलर ग्रुप हो तो उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है डाई। दो के लिए कौन सा ग्रुप यूज किया जाता है? डाई। तीन हो तो ट्राई, चार हो तो टेट्रा, इस तरीके से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 2 डाई मिथाइल। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ठीक है। तो इस तरीके से इसका नामकरण कर दिया अपन ने। तो अपन ने देखा यार, केमिकल फॉर्मूला एकदम सेम है, लेकिन हमारी जो पेरेंट चेन है, लेफ्ट वाले में जो पेरेंट चेन है वो 4 कार्बन की, इसमें 3 कार्बन की। तो पेरेंट चेन चेंज हो गई, है ना। तो चेन ही चेंज हो गई, पेरेंट चेन। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर्स। ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? तो ये अपना एग्जाम्पल 1 था, और ये अपना एग्जाम्पल 2 था। ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है अपना पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स।
पोजीशन आइसोमर्स का मतलब क्या होगा? कोई भी फंक्शनल ग्रुप है वो क्या कर लेगा, अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर लेगा, है ना? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या कोई ब्रांच हो सकती है, या कोई सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। आर इन डिफरेंट पोजीशन ऑन दी सेम चेन। चेन सेम होनी चाहिए इस बार ना, नहीं तो चेन आइसोमर्स हो जाएगा। चेन सेम होनी चाहिए, बट जो सब्स्टिट्यूएंट है या फंक्शनल ग्रुप है या ब्रांच है वो एक अलग कार्बन पे होनी चाहिए। ठीक है, देखो जिस तरीके से मान लो मैं बेंजीन ले लेता हूँ, ठीक है, तो बेंजीन के इस पोजीशन पे, वन और टू पोजीशन पे मैं क्या करता हूँ, मिथाइल लगाता हूँ। सेकंड में मैं क्या करता हूँ, इसके वन और थ्री पोजीशन पे मैं क्या कर देता हूँ, मिथाइल लगा देता हूँ। वन, टू, थ्री। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, वन और फोर पोजीशन पे लगा देता हूँ। वन और फोर पोजीशन से। ठीक है, तो इसका नाम क्या बोला जाता है बच्चों? ऑर्थोजाइलीन बोला जाता है। ऑर्थोजाइलीन। इसको मेटाजाइलीन बोला जाता है। बच्चों आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। मेटाजाइलीन, और ये इसको क्या बोलेंगे, पैराजाइलीन। ठीक है, तो ये आपस में कैसे हैं? देखो केमिकल फॉर्मूला तो इसका क्या बन रहा है, C6H4 और CH3 के दो ग्रुप हैं, लेकिन सब में पोजीशन अलग अलग है। नाम में आ रहा ना, आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो वन टू डाई मिथाइल बेंजीन बोलोगे तुम। फर्स्ट वाले को क्या बोलोगे, वन कॉमा टू डाई मिथाइल बेंजीन बोलोगे। ठीक है, लेकिन इसको क्या बोलोगे सेकंड वाले को, तो सेकंड वाले को आप नाम दोगे वन थ्री डाई मिथाइल डाई मिथाइल बेंजीन। थर्ड वाले को आप क्या बोलोगे, वन कॉमा फोर डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो इसमें देखो पोजीशन चेंज हो रही है बेंजीन के अंदर। पहले वन टू था, वन और टू की पोजीशन थी, अब वन और थ्री पे हो गया। तो तुम्हें मैथमेटिकल नंबर में चेंज दिखेगा। यहाँ पर आपको किस में चेंज दिखेगा, मैथमेटिकल नंबर में। आप जो पोजीशन बोलोगे वो अलग अलग होगी, वन थ्री, वन टू, वन फोर। तो ये तीनों आपस में कैसे हैं, पोजीशन आइसोमर्स है। दे आर पोजीशन आइसोमर्स, राइट? क्या तुम्हें एग्जाम्पल वन समझ में आया है? ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन चेंज हो जाएगी। और देखो बच्चों, सेकेंड एग्जाम्पल देखो। सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर कुछ और कंपाउंड्स अपन लेते हैं। देखो एल्कोहल का एग्जाम्पल लेते हैं। ये पेरेंट चेन अपने चार कार्बन की है, तो मैंने यहाँ पे OH की पोजीशन चेंज कर दी है। ठीक है, तो आप इसको फर्स्ट वाले कंपाउंड को एलपीसी के अकॉर्डिंग क्या नाम दोगे, ब्यूटेन वन ऑल, ऐसे बोलेंगे। या तो ब्यूटेन वन ऑल बोलेंगे, या क्या बोल देंगे सीधा, ब्यूटेनॉन बोल देंगे, क्योंकि वन पोजीशन को बताना आपको जरूरी नहीं होता, तो ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाले को क्या बोलेंगे, अब सेकंड वाले को बोलेंगे ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, हर मैथमेटिकल नंबर के बाद एक डैश आता है, तो इस तरीके से बोलेंगे इसको। ठीक है, और देखो कैसे हो सकता है, तो ये आपस में कैसे हैं, देखो मैथमेटिकल नंबर चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे वन था, यहाँ पे टू था,
तो मैंने कहा ब्रांच हो, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, तो यहाँ पे अपनी पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज। तो उसे क्या बोल देते हैं अपन, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, एग्जाम्पल 3 देखो इसका। जैसे मैंने इस तरीके से बनाया इसको, इसमें मिथाइल इस तरीके से रखा है और इसमें मिथाइल मैंने यहाँ रखा है। तो देखो बच्चों, पेरेंट चेन पहले सेलेक्ट करो। तो पेरेंट चेन आपकी जो है वो कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की। पेरेंट चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, राइट। तो इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पर नाम इसको कैसे दिया जाएगा, टू मिथाइल, टू मिथाइल मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंटेन, ऐसे बोला जाएगा। इसको कैसे बोला जाएगा कि भाई ये तीसरे नंबर पर है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे नंबरिंग कैसे की, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब कोई बच्चा कहेगा नहीं नहीं सर आपने ऐसे नंबरिंग क्यों नहीं की, 1 2 3 4। तो बच्चों हमें जो हमारी ब्रांच होती है उसको लोएस्ट नंबर देना होता है। देखो मैं ब्लू वाले से दे रहा हूँ तो मेरे को लोएस्ट ब्रांच को क्या नंबर मिल रहा है, 4। और पिंक वाले से दे रहा हूँ तो कैसे मिल रहा है, 2। तो मैं कोशिश करूंगा मेरे को लोएस्ट नंबर मिले। तो मैंने जो पहले नंबरिंग की थी वो सही है ना। तो देखो इसमें अपन नाम कैसे बोला जाएगा इसका, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, फिर क्या बोलेंगे इसको, पेंटेन। ठीक है, 3 मिथाइल पेंटेन बोलेंगे। तो इसके अंदर देखो अगेन, देखो मैथमेटिकल नंबर चेंज हुआ है। यहाँ पे पोजीशन थी 3 और यहाँ पे पोजीशन है, मतलब पहले में पोजीशन है 2 और सेकंड में पोजीशन है 3। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, पोजीशन आइसोमर्स। बात समझ में आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, तो सेकंड कैटेगरी के हमारा जो आइसोमेरिज्म है वो हमारा ओवर हुआ। अब देखो नेक्स्ट है अपना थर्ड आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म के लिए अपन को एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा जिसको बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कह दो या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कह दो, वो अपन पढ़ेंगे, है ना। बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। देखो, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस क्या बताता है आपको कि आपके कंपाउंड के अंदर मैक्सिमम कितने रिंग हो सकती है और मैक्सिमम कितने, अच्छा, ये आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस क्या बताता है, ये आपको बताएगा कि रिंग और डबल बॉन्ड के कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं आपके कंपाउंड में। एक मिनट। तो देखो मैंने, वैसे कुछ टीचर इसको फॉर्मूला के थ्रू बताते हैं, बट मैं एक जुगाड़ के थ्रू बताऊंगा ना। तो सिंपल सा जुगाड़ है इसका। देखो पहले लिखते हैं अपन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, या शॉर्ट में इसको डीयू बोल देते हैं, डीयू, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो उसको अपन को यहाँ लिखना चाहिए। ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कहूँ या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहूँ, बात एक ही है। तो अलग अलग टर्म यूज कर लेते हैं कई बार क्वेश्चन वाले। तो देखो इसको अपन को एक सिंपल तरीका याद रखना है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। ठीक है। जहां पर भी आपको ये ग्रुप दिखेंगे मैं इसको यूज करना दिखाऊंगा बच्चों, तो घबराना नहीं है। ऑक्सीजन लिख लेते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और
नेक्स्ट है आपका क्लोरीन। ठीक है। इन फैमिली में से कोई भी एलिमेंट हो, ऑक्सीजन फैमिली का कोई भी एलिमेंट हो, सल्फर हो, यूरेनियम हो, नाइट्रोजन में फॉस्फोरस हो, हाइड्रोजन में हेलोजन फैमिली में क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ये सब इन सब के लिए लग जाएगा। ठीक है। तो इन ये एलिमेंट के ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, तो पीरियोडिक टेबल का तुम्हें थोड़ा पता होगा। तो इन ग्रुप्स के अंदर ऑक्सीजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स यदि होंगे, तो उनके लिए यही शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी, यही एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। देखो। देखो, यदि हमारे पास हैलोजन होता है, तो हमें क्या करना है? रिमूव हैलोजन। हैलोजन जो होगा उसे क्या करना है? उस फॉर्मूले से हटाना है। एंड ऐड वन हाइड्रोजन। क्या करना है? आपको तरीका क्या सिखाया अभी? कि हमें हैलोजन को हटाना है और क्या करना है? हाइड्रोजन को ऐड करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखो। इसमें अपन क्या करेंगे? रिमूव नाइट्रोजन, या उसकी फैमिली का कोई भी एलिमेंट, उसे हटा दो। एंड आल्सो रिमूव आल्सो रिमूव अच्छा नहीं दिखा। एंड आल्सो रिमूव वन हाइड्रोजन। ठीक है। हम यहाँ पे नाइट्रोजन को भी हटाएंगे और एक हाइड्रोजन को हटाएंगे। पिछले वाले में अपन क्या किया है? फ्लोरीन हटाया और हाइड्रोजन ऐड किया है। यहाँ पे नाइट्रोजन में क्या किया? नाइट्रोजन हटाया और हाइड्रोजन भी हटाया है। ठीक है। यहाँ पर क्या कहते हैं? रिमूव ऑक्सीजन ओनली। बस इसमें सिर्फ ऑक्सीजन को हटाना है और अपना फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। देखो कैसे, इसको किस तरीके से अपन को सोचना है। देखो बच्चों, मैं अभी सिखाऊंगा, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं कि इसमें क्या ही हो रहा है सर। देखो, सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा C6H6। तो मैं इसमें पता करना चाहता हूँ कि मेरे C6H6 के फॉर्मूले के अंदर मेरे पास कितनी DU है, कितनी डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है। देखो, ये हमें जो भी फॉर्मूला दे रखा है, उसे अपन सिंपल एल्केन के फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। एल्केन में कन्वर्ट करेंगे तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 2 होता है। ठीक है। अब देखो, n की वैल्यू तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रही है? या एल्केन के अंदर n क्या होना चाहिए? क्योंकि कार्बन चेंज नहीं करना है अपन को, कार्बन उतना ही रखना है। कार्बन कितना है अपन पास? 6 है। तो यदि मैं एल्केन का फॉर्मूला बनाऊंगा, तो मेरे क्या बन जाएगा? C6H14 बन जाएगा, है ना? 6 × 2 12 हो जाएगा, प्लस 2 कितना हो जाएगा? 14। तो C6H14 हमारा एल्केन का फॉर्मूला है। तो ये हमें एक्चुअल फॉर्मूला गिवन है। हमें इस फॉर्मूले के अंदर पता करना है कि डी कितनी होगी। ठीक है। तो हमें क्या करना है? जो भी हमें फॉर्मूला गिवन हो, हमें उसे एल्केन में कन्वर्ट करना है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 2। अब देखो, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस या डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन बराबर होगा चेंज इन हाइड्रोजन, चेंज इन हाइड्रोजन डिवाइड बाय 2।
ठीक है, बहुत इतना ही सही फॉर्मूला है, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन अपना काम बन जाएगा। देखो, चेंज इन हाइड्रोजन, तो हमारे एक्चुअल फॉर्मूले के अंदर कितना हाइड्रोजन है? 6 है। लेकिन हमारे जो एल्केन कन्वर्ट किया उसमें कितना हाइड्रोजन है? 14 है। तो तुम्हें क्या लगता है अंतर कितना है? 8 का। डिफरेंस कितने का? 8। तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आ रही है? 4 आ रही है। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब ये होता है कि आपके कंपाउंड के अंदर रिंग प्लस मल्टीपल बॉन्ड, रिंग प्लस मल्टीपल बॉन्ड का जो समीशन है वो कितना होने वाला है? 4 होने वाला है। तुम कोई भी कंपाउंड बना लो इससे, लेकिन रिंग प्लस मल्टीपल बॉन्ड का जो समीशन है वो 4 ही होगा, है ना? जैसे देखो, यदि मैं इससे ये वाला कंपाउंड बनाऊं, ये वाला C6H6, C6H6 से ये वाला कंपाउंड बनाए, तो तुम्हें पता चल रहा होगा ये बेंजीन है। तो बेंजीन के अंदर देखो मल्टीपल बॉन्ड कितने हैं? काउंट करो जरा, मल्टीपल बॉन्ड कितने हैं? 1, 2, 3। So there are 3 multiple bond, right? और एक हमारे पास क्या है? रिंग है। और इन दोनों का सम क्या है हमारे पास? 4 ही हो सकता है ना? तो ऐसे अपन कंपाउंड जज कर सकते हैं कि भाई यदि हमारे पास DU दे रखा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन दी है उस कंपाउंड के रिगार्डिंग, कि उसके पास कितनी रिंग हो सकती है, कितने मल्टीपल बॉन्ड हो सकते हैं, उनका कॉम्बिनेशन के बारे में वो बताना चाहता है। ठीक है। अब अपन इसमें लेते हैं, हाइड्रोकार्बन का जब आता है ना तो बहुत सिंपल होता है। लेकिन जब हाइड्रोकार्बन के साथ ऑक्सीजन भी आ जाए, नाइट्रोजन भी आ जाए, फ्लोरीन भी आ जाए, तब थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो देखो, अपन सीखते हैं। देखो, मैं लिखता हूं C6H7 एंड नाइट्रोजन। ये मैंने कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा। ठीक है। तो मुझे क्या कन्वर्ट करना है पहले? सिंपल, सिंपल कार्बन एंड हाइड्रोजन में इसको कन्वर्ट करना है। कार्बन एंड हाइड्रोजन के फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट करना है। कैसे बनाएंगे? देखो, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के लिए मुझे क्या एक्शन करना होता है? फर्स्ट रिमूव द हाइड्रोजन, रिमूव द नाइट्रोजन एंड आल्सो रिमूव वन हाइड्रोजन। देखो, इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास C6H7 नाइट्रोजन है। तो मुझे क्या करना है? एक्शन क्या करना है? नाइट्रोजन को हटाना है और एक साथ में हाइड्रोजन को भी हटाना है। तो मेरा सिंपल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C6, हाइड्रोजन 7 थे, एक हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? 6। नाइट्रोजन तो वैसे ही हट गया। तो हमारा फॉर्मूला बन गया C6H6। तो इसकी जितनी DU होगी, इसकी जितनी DU होगी उतनी ही DU इसी की होगी। जिस जितनी DU आपकी C6H6 की है उतनी ही DU आपकी किसकी होगी? C6H7n। अभी अपन ने ऊपर DU निकाली है, वो कितनी आई थी? 4। तो इसकी भी इतनी है। देखो, इससे अपन कंपाउंड बनाते हैं। ये अपन ने बनाया एनिलीन। देखो जरा, काउंट करो जरा, कार्बन कितने हैं इसके अंदर? C6 है। हाइड्रोजन काउंट करो जरा कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7। और नाइट्रोजन कितना है? 1। तो अपना कंपाउंड का फॉर्मूला बन रहा है ना। और ड्यू देख लो कितनी है? 4। इसका मतलब मल्टीपल बॉन्ड और रिंग का समीशन 4 होगा। मल्टीपल बॉन्ड देख लो कितना है? 3। और रिंग कितनी है? 1। समझ में आ रही बात? किस तरीके से करना है इसको? गॉट इट? तो देखो, एक और फॉर्मूला बनाते हैं अपन। C7H, एक मिनट मुझे सोचने दो। H8 एंड O, ये फॉर्मूला दे रखा है। तो इसको अपन क्या करेंगे? नेक्स्ट कंपाउंड अपन को ये दे रखा है, इसमें पता करना है फाइंड DU, या DBU बोलते हैं, डबल बॉन्ड, DBE भी बोलते हैं ना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, या और करके अपन DU भी बोल सकते हैं इसको। ये कितना होगा? तो देखो, देखो बच्चों, ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन में क्या करते हैं? रिमूव ऑक्सीजन ओनली, सिर्फ ऑक्सीजन को हटा दो, हमारा सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा C7H6
H8 बन गया सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, देखो अब इसके अंदर अनसैचुरेशन पता करते हैं। तो C7H8 है, इसको अपन पहले एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल CnH2n+2। कितना हो गया? C7H16 हो गया। ठीक है, अब तुम्हें हाइड्रोजन में डिफरेंस कितना दिख रहा है बच्चों? हाइड्रोजन में डिफरेंस, मैंने कुछ गलती की है क्या? नहीं, डेल्टा एच डी का फॉर्मूला क्या बनता था? डेल्टा एच डिवाइड बाई टू, हाइड्रोजन का डिफरेंस डिवाइड बाय टू। हाइड्रोजन का डिफरेंस आपको 8 दिख रहा होगा, डिवाइड बाय टू करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसका मतलब हमें पता चल गया कि हाँ भाई, इस कंपाउंड के अंदर भी रिंग प्लस डबल बॉन्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना होने वाला है? 4 होने वाला है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या बनाएंगे? जैसे ऐसे बना सकते हैं इसको। काफी तरीके हो सकते हैं इसको लिखने के। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और कैसे लिख सकते हैं? सारी पोजीशन चेंज करते रहो। देखो, ओ एच, मिथाइल को इधर रख दिया, मिथाइल की पोजीशन अलग भी तो कर सकते हैं ना। ये ऐसे कर दिया। तो भाई इस फॉर्मूले के कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखो, सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी वाला दिमाग लगाना है और तुम्हें चीजें समझ में आ जाएगी। देखो जरा, क्या ये इस तरीके से हो सकता है? और भी कई तरीके हो सकते होंगे। ये बात समझ में आ रही है कि इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, और इन सब में ही केमिकल फॉर्मूला सबका ही क्या है? C7H8, C7H8O है। और सबका एक अलग अलग स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है ना। आपसे पूछा जाए वन और टू कैसा आइसोमर है, वन और टू, तो ध्यान से देखो, सिर्फ मिथाइल की पोजीशन चेंज हुई है, तो ये वन और टू कैसा आइसोमर्स हो जाएंगे? वन एंड टू आर पोजीशन आइसोमर्स। आया ना समझ में आ रही बात? जैसे आपको कहे टू एंड थ्री में कैसा आइसोमेरिज्म है? टू एंड थ्री आर आल्सो पोजीशन आइसोमर। ठीक है, अच्छा फोर्थ वाला अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है, बट थोड़ा गैस करो। फर्स्ट वाला हमारे पास फिनॉल है, फोर्थ वाला, फर्स्ट वाला कहो, सेकंड वाला कहो, थर्ड वाला, ये सारे फिनॉल है। लेकिन जो फोर्थ है वो हमारे पास क्या है? इथर है ना। इथर का फॉर्मूला ये होता है ना, ROR, जनरल फॉर्मूला ये होता है। तो ये हमारे पास इथर दे रखा है, तो यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। एक फिनॉल था और एक हमारे पास इथर बन गया। तो आपको वन और फोर्थ में कुछ पूछे तो आप क्या बताएंगे? आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो चुका है। ठीक है, अब देखो, अपन इसका एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा तुम्हें भी लगेगा कि हाँ अपन क्या बढ़िया एग्जाम्पल पढ़ा अपन। देखो, तो क्वेश्चन आता है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल, सिर्फ स्ट्रक्चरल देखना है, कोई भी ऑप्टिकल वाली चीजें नहीं देखनी है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन C5H10, C5H10 दे रखा है आपको, और आपसे पूछा गया है कि इसके अंदर कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन पढ़ते ही काम होना चाहिए,
देखना होगा कि इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है। देखो ये तो सिंपल दे रखा है, तो इसको एल्केन में कन्वर्ट करोगे। सिंपल फॉर्मूला दे रखा है C5H10, तो इसको एल्केन में कन्वर्ट कर दो। क्या बन जाएगा? C5H12 बन जाएगा। तो C5H12 बन गया, तो इसमें देखो हाइड्रोजन का डिफरेंस कितने का है? 2 का। डेल्टा H अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब या तो इसमें केस वन क्या बना सकते हैं? 1 रिंग एंड जीरो डबल बॉन्ड, या जीरो मल्टीपल बॉन्ड। ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। केस टू के अंदर क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है अपने पास? जीरो रिंग और 1 मल्टीपल बॉन्ड। इस तरीके से अपन ने केस बना लिया। तो देखते हैं केस वन की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, जिसमें अपन रिंग रखेंगे एक और कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो केस वन से स्टार्ट करते हैं। केस वन, जिसमें अपन 1 रिंग रखेंगे, 1 रिंग प्लस जीरो मल्टीपल बॉन्ड। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है? C5H10। C5H10 का जो फॉर्मूला है, उसमें कार्बन कितने हैं? 5। तो 5 कार्बन है, तो मैक्सिमम कितने कार्बन की तुम रिंग बना सकते हो? ऑब्वियसली बात है, 5 कार्बन की बना सकते हो तुम मैक्सिमम। क्या इसमें कोई और तुम फेरबदल कर सकते हो? तो आंसर है नहीं, है ना? ये बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि 4 मेंबर की रिंग बना देते हैं और उसमें कहीं पे भी अपन मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, है ना? इस तरीके से कर सकते हैं। और 4 मेंबर में और कोई केस नहीं बन सकते। लेकिन जब अपन 3 मेंबर में जाएंगे, तब हमारे पास काफी केस बन सकते हैं। कैसे? 3 मेंबर की रिंग बना दी, 2 कार्बन अभी भी हमारे पास है और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं रखना है, तो हम एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा सकते हैं। अपन ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अपन मिथाइल ग्रुप को अलग अलग कार्बन पे लगा दें, है ना? ये केस भी हो सकता है। और अपन क्या कर सकते हैं कि अपन ऐसे कर सकते हैं कि 2 कार्बन की बनी एक चेन इथाइल ग्रुप के रूप में हम एक कार्बन पे लगा दें। ऐसा हो सकता है ना? इस पूरे को क्या बोलेंगे अपन? इथाइल ग्रुप। पूरा इथाइल ग्रुप है, ईटी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो रिंग के अंदर तो हमारे पास यही केस बन सकते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं सेकंड केस के अंदर, केस टू के अंदर। केस टू की बात हो रही है, जिसके अंदर अपन जीरो रिंग, रिंग नहीं बनाएंगे इस बार, सिर्फ क्या रखेंगे? 1 मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे। तो देखो सिंपल 5 कार्बन की एक चेन बना दो और कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा दो। जैसे 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाया, तो ऐसा भी तो कर सकता हूँ मैं कि सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दो, उसका अगला लगाऊंगा तो ये सेकंड जैसा ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो अब ऐसा करते हैं, तो अभी तक अपन ने पेरेंट चेन कितनी रखी? 5 कार्बन की। ऐसे करते हैं, पेरेंट चेन को कम करते हैं, 4 कार्बन की बनाते हैं। पेरेंट चेन 4 कार्बन की और मिथाइल कहीं पे भी लगा दो, ऐसे। आप डबल बॉन्ड कहाँ रख सकते हैं इसमें? डबल बॉन्ड सर आप ऐसे रख सकते हो। और कैसे रख सकते हैं? सर आप ऐसे भी रख सकते हो। और कैसे? कि सर इसमें आप ऐसे भी बना सकते हो, है ना? सबकी नेमिंग अलग अलग होगी, ये हमें पता है। क्या सर अपन 3 कार्बन की चेन बना सकते हैं क्या? एक बार देखते हैं, 3 कार्बन की बन सकती है क्या ऐसे? 2 मिथाइल लगाने तो कहाँ लगाएंगे? ऐसे और ऐसे ही लगाएंगे। क्या अब यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड आ सकता है? क्या यहाँ पर अब कोई डबल बॉन्ड आ सकता है? डबल बॉन्ड आएगा तो ऐसा आएगा। अब कार्बन के बॉन्ड तुम गिनो जरा,
सेंट्रल कार्बन जो है उसके 5 बॉन्ड हो चुके हैं, तो ये तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हमने जो स्ट्रक्चर बनाए हैं उतने ही स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर बने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। टोटल हमारे पास कितने स्ट्रक्चर बन गए इसमें? 10 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूछे जाते हैं, तो आपको इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चन आते भी इंटीजर के अंदर है कि आपको एक परफेक्ट नंबर बताना पड़ेगा मैथमेटिकली। तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, तो टोटल आइसोमर्स हमारा आंसर कितना हो जाएगा? टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर 10। ठीक है, अब देखो, मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, तो आप खुद से सोचो कितना होगा। तो सेम क्वेश्चन लेते हैं, सेम क्वेश्चन लेते हैं, बट फॉर्मूला चेंज कर लेंगे अपन। तो आपसे पूछा जाता है, यही फॉर्मूला देकर पूछा जाता है आपसे, फॉर्मूला को चेंज, देखो आपसे क्या पूछा जाता है कि फाइंड द टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन C4H10। इसमें पता करो, और नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा। C4H10 में टोटल आइसोमर्स कितने पॉसिबल है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।